पर्शियन सिविलाइजेशन है ईरान की, जो 5,500 से 6,000 साल पुरानी है, तो वहां पे जो सिविलाइजेशन होती है, सिविलाइजेशन का अपना प्राउड होता है ना। और वो ऐसे भी किसी बाहर से आने वाले उसको को जो है हमले को जो है कभी सपोर्ट नहीं करती है। पर इन्होंने IRGC ने और जो खमेनेई रजीम थी उन्होंने इन पे जो है इतने अत्याचार करे हैं कि ये उनसे भी पक चुके हैं। ईरानियन की अगर आप बात करें तो ईरानियन जितना नफरत जो है US से करते हैं उतनी उससे कहीं ज्यादा नफरत जो है वो IRGC से और इस रेजीम से करते हैं। तो दोस्तों देखने वाली बात ये है कि कब वो ब्रेकिंग पॉइंट आता है और किस समय जो है जनता का जो है पेशेंस जो है जवाब देता है, और उसके बाद जो भी कुछ होगा वो देखने लायक ही होगा। और मैं तो चाहता हूं कि ऐसा ना हो, पूरे विश्व में शांति बनी रहे, पर ऐसा संभव नहीं। क्यों? क्योंकि ईरान की जो रिजीम है उसका पहले से ही क्लियर था कि भैया हमें न्यूक्लियर बनाना है तो डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका। तो उन्होंने न्यूक्लियर इसलिए नहीं बनाना था जैसे हम इंडियंस ने बनाया था कि भैया हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, हम जो है कभी किसी पे हमला नहीं करेंगे। वो तो बोलते ही कि हमें न्यूक्लियर बनाना इसलिए है, हम अपनी मिसाइल जो है टेक्नोलॉजी को डेवलप इसलिए कर रहे हैं कि हमें इजराइल को खत्म करना हो। और इजराइल को खत्म क्यों करना है? क्योंकि इजराइल में रहते यहूदी, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं जो आसमानी किताब है उसमें लिखा है कि भैया कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक इस धरती पर यहूदी रहेगा। तो यहूदी को निपटाने के लिए सबसे पहले इजराइल को निपटाना जरूरी है। अगर कयामत नहीं आएगी तो अल्लाह का दरबार नहीं सजेगा, और अल्लाह का दरबार नहीं सजेगा तो फैसला नहीं होगा कि कौन जन्नत जाएगा कौन जहन्नुम जाएगा, किसको 72 हूरें मिलेंगे। और आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं 72 हूरे के दीवानों की कमी नहीं है ना, है कहीं भी जो है फटने के लिए तैयार रहते हैं 72 हूरों के नाम पे, तो कभी नहीं है। तो भैया 72 हूरे चाहिए, 72 हूरे चाहिए तो 72 हूरों के लिए जो है यहूदी का खत्म होना जरूरी है, और यहूदी का खत्म होने के लिए सबसे पहले इजराइल का खत्म होना जरूरी है। तो ये तो ईरान का जो खमेनेई रजीम, ये जो मुल्ला रजीम थी, इसका हेटरेट का कारण है इजराइल से, बाकी और कोई ऐसा कारण नहीं है। इससे पहले कि अगर आप शाह वाली रिजीम की बात करें तो एकदम से ऐसा हुआ करता था, एकदम जिगरी यार वाला हिसाब किताब रहा करता था इजराइल और ईरान का। वहां पे भैया आना जाना भी था, पार्टियां करने ईरान के लोग जो है इजराइल जाया करते थे वहां पे पबों में, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से चलता था। पर जब ये खमेनेई रिजीम आई और जो कट्टर इस्लाम का वो आया, फिर उसके बाद से जो है डेथ टू इजराइल और इस तरीके के जो है सारे वो स्टार्ट हो गए। तो दोस्तों ये तो था बेस, और ये तो था ईरान के अंदरूनी हालात जो जहां तक मैं पता लगा पाया हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों अब इसके आगे मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्यों लगता है कि जल्दी ही यह कॉन्फ्लिक्ट जो है दोबारा शुरू होने वाला है। दोस्तों ये मुझे इसलिए लगता है कि अभी कुछ ही समय पहले जो है ग्लोबल मीडिया में एक न्यूज आई थी कि इजराइल के पोर्ट पे जो है अमेरिकन शिप्स आए थे, और अमेरिकन शिप ने जो है इजराइल पे $8.6 बिलियन के हथियार उतारे थे, $8.6 बिलियन के, और उसमें से थे जो 6,500 टन वेपन थे, ये इजराइल पोर्ट पे उतरे गए थे, जिनमें से एक तो था एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो जनरली जो है वो रॉकेट्स पे लगता है या अनगाइडेड जो है बम्स पे लगता है, जो आप इस किट को लगने के बाद जो वो बम्स हैं, वो जो रॉकेट है वो प्रिसीजन के साथ जो उनमें GPS कोऑर्डिनेट्स डाले होते हैं वहां पे प्रिसीजन स्ट्राइक करता है जहां आप चाहते हैं वहां। तो अगर 10,000 अगर इजराइल को मिले हैं तो ऐसा तो है नहीं कि इजराइल उनसे जो है धूप बत्ती करेगा उन पे लेके। हथियार मिले हैं तो हथियार का इस्तेमाल तो होगा ही होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों $5 अरब के यही सेम हथियार जो है ये सऊदी अरेबिया को दिए गए हैं। 4 अरब तक के हथियार जो है ये UAE को दिए गए हैं, और 2.5 अरब तक के हथियार। तो ये सारे हथियार जो हैं, ये सारे हथियारों का इस्तेमाल जो है आप ऑलरेडी जानते हैं ये कहाँ होगा, ये वही होगा। इस बार जो हमला होगा, अब तक तो जो है ये गल्फ की जो कंट्रियां थी वो केवल ईरान के होने वाले हमलों को रोक रही थी, पर इस बार जब ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा स्टार्ट होगा तो इस समय ये सब मिलके
उस पर हमला करेंगे, क्योंकि उसने खुद ही ईरान ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है और जो है अपने आसपास के क्षेत्र में गल्फ रीजन में जो उसने हमले करे हैं और जो कंटिन्यूसली जो वो कर रहा है बीच बीच में। इस वजह से उसने जो उसके हितैषी थे जो इस कॉन्फ्लिक्ट में जो है उसकी मदद कर सकते थे या उसे कर सकते थे, इससे भी जो है उनको मदद कर सकते थे, उनको भी उसने जो है दूर कर दिया है। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं यूएई ईरान के इस हमले से इतना नाराज है, इतना नाराज है, इतना नाराज है कि वो ओपेक से भी बाहर चला गया है। उसने सऊदी अरब का भी साथ छोड़ दिया है, ओपेक का भी, और वो बाहर निकल चुका है ओपेक से। और जैसे मैंने आपको पिछले बताया था कि ईरान के पीछे कौन है, ऐसा तो है नहीं। जब रशिया जैसे इतने बड़े वेपन मैन्युफैक्चरर को भी जो है मिसाइल के लिए अपनी जो है चिप्स की जरूरत, सेमीकंडक्टर्स की जरूरत जो है पड़ रही है और वो इंपोर्ट कर रहा है, तो रशिया से तो बड़ा वेपन बनाने वाला तो ईरान है नहीं, तो ऑब्वियसली बात है उसे भी सप्लाई की जरूरत है। तो सप्लाई आ कहां से रही है? कुछ रशिया से आ रही है, कुछ चाइना से आ रही है, और चाइना से कहां से आ रही है? चाइना से वाया पाकिस्तान जा रही है। यही कारण है कि ईरान ने अभी तक पाकिस्तान पे हमला नहीं करा है, पर यह खुशी ज्यादा दिन तक चलने वाली है नहीं, और इस आग की चपेट में जल्दी ही पाकिस्तान भी आएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी जो है अपने ट्रूप्स को सऊदी अरब भेज चुका है। जब सऊदी अरब ने पे जब हमला होगा तो पाकिस्तान को चाहे ना चाहे सऊदी अरब की तरफ से ईरान को हमला करना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि डिफेंस पैक्ट हुआ है, तो आप बताइए दोस्तों कि सऊदी अरब को खतरा किससे है? क्या सऊदी अरब को खतरा इजराइल से है? क्या इजराइल हमला कर रहा है सऊदी अरब में? नहीं ना। क्या इजराइल के ड्रोन आके जो है फट रहे हैं सऊदी अरब में? किसके ड्रोन आके फट रहे हैं? सीधा जवाब है ईरान के। तो जो हमला करेगा जवाब भी तो उसे ही दिया जाएगा ना। और पाकिस्तान के जो अभी रिसेंटली जो है 8,500 ट्रूप गए हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम गया है, जो JF-17 की फ्लीट गई है, ये कहां बॉम्बिंग करेंगे? ये सऊदी अरेबिया के साथ, सऊदी अरेबिया एयरफोर्स के साथ, इजराइल एयरफोर्स और यूएई एयरफोर्स के साथ मिलकर ये वही करने वाले, और मैसिव बॉम्बिंग होने वाली है दोस्तों। आप मेरी बात को याद रख लीजिए। और ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा तो इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। और प्लस ईरान फंसता जा रहा है, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे फंसता जा रहा है। क्योंकि जैसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ईरान के हाथ में ले दे के एक कार्ड था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो उसने चौक कर दिया था। तो कहते हैं ना कि आप कार्ड्स के गेम में भी आप एक ही कार्ड को बार बार प्ले नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उस कार्ड का दुश्मन को पता लग जाता है। जब तक सामने वाले को उस कार्ड का पता नहीं है तब तक उस कार्ड की वैल्यू है, पर जब उस कार्ड का पता लग जाता है तो उस कार्ड की वैल्यू नहीं रहती है। तो इसी के चलते ईरान के ब्लॉकेट के ऊपर जो है यूएस ने अपना ब्लॉकेट लगाया है। लगाने का कारण यही है कि ईरान किसी भी तरीके से जो बार्टर ट्रेड के थ्रू चाइना या और किसी से जो वो अपने वेपन्स के लिए जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट से वो ले रहा था, जो वो मंगवा रहा था, वो उसे नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं चाइना फ्री में अपने बाप को भी कुछ देने वाला नहीं है ना दोस्तों। तो और रशिया क्यों मदद कर रहा है? रशिया इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि रशिया जानता है जिस तरीके से यूरोप ने, यूएस ने यूक्रेन को नेटो में शामिल होने का लालच देके प्रॉक्सी बना के रशिया के अगेंस्ट खड़ा करा था। सोचा तो ये था कि ये जो है रशिया को जो है वीक कर देगा, है उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी को कमजोर कर देगा। पर यूरोपियन यूनियन ने और यूएस ने इतना सोचा नहीं था कि रशिया इतने लंबे समय तक चल जाएगा। और अभी जिस हिसाब से पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है यूक्रेन के भी वेपन सिस्टम जो है मंगा के वहां पे आने लग गए। और एंड ऑफ द डे आप लिख के रख लीजिएगा, मुझे दोनों की ही बलि चढ़ने वाली है। यहां अमेरिका ईरान को जीतने के लिए कुर्बानी देगा यूक्रेन की, और यूक्रेन पे जीत हासिल करने के लिए रशिया कुर्बानी देगा ईरान की। और ये होके रहेगा, ये बात आप मेरी लिख लीजिए, ये होके रहेगा। और इसके साथ साथ आप देखिए किस तरीके से दोनों प्रॉक्सीज को बना के एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई। और जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से अमेरिका का ध्यान जो है, पूरा अमेरिका क्या पूरी वर्ल्ड मीडिया का ध्यान जो है वो यूक्रेन से हट चुका है।
अभी कभी कभी एक आध दिन में इक्का दुक्का खबर आ गई, नहीं तो फिर जो है यूक्रेन का कहीं कोई जिक्र नहीं होता। वहीं मेरे समझ नहीं आते, जो हमारे देश में भी है कुछ लोग